आपका ये जो दो अध्याय आगे जो पढ़े जाएंगे, यानी कि आपका एक आपका मफरूर या फरार, या आपका जिसके बारे में उद्घोषणा की गई है, यानी कि भगोड़ा अपराधी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन प्री में बनने का पूरा चांस रहता है, यानी कि अध्याय आपका 19। इसके बाद एक या दो क्वेश्चन आपका अगला अध्याय यानी कि 20 से बनने का चांस रहता है आपका। और वह आपका हिस्ट्री सीट, यानी कि आपका दुष्चरित्र व्यक्तियों का जो रजिस्टर होता है और उसमें निगरानी होती है। तो पहला क्वेश्चन जो पिछली बार भी बना था वह याद रखना है कि भगोड़ा या फरार अपराधियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपका दो वर्ग मारेंगे, वर्ग ए और वर्ग बी। बांटने का आधार क्या है ये हम बताएंगे। फिर आपका भगोड़ा या फरार या मफरूर या उद्घोषित अपराधी किसे कहा जाएगा, और उद्घोषित अपराधी के रजिस्टर माने रजिस्टर से किसी फरार अपराधी का नाम कौन काट सकता है और किस कंडीशन में काट सकता है, ये क्वेश्चन आपका इस अध्याय से बनेगा। जो इसके बाद अगला अध्याय पढ़ाया जाएगा वह थोड़ा लंबा रहेगा और उसमें हिस्ट्री सीट, यानी कि इसका मतलब हिस्ट्री सीटर वाले व्यक्ति आएंगे। तो वहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री सीटर व्यक्ति या हिस्ट्री सीट को कितने वर्गों में बांटा गया है अपराधियों को। तो दो वर्गों में वहाँ भी बांटा जाएगा, वर्ग ए और वर्ग बी। यानी कि चाहे आपका भगोड़ा अपराधी आए और चाहे हिस्ट्री सीट वाले आए, यानी कि बैड करेक्टर वाले व्यक्ति आए, इसके लिए आपका दो दो वर्गों में इनको बांटा जाता है। यहाँ से शुरुआती दौर में एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, पिछली बार भी पूछा गया है। हिस्ट्री सीट जब बताया जाएगा तो उसमें वर्ग ए और वर्ग बी। तो वर्ग ए में कौन आएंगे, वर्ग बी में कौन आएंगे, किस पर स्टार लगाया जाएगा, किस पर स्टार नहीं लगाया जाएगा, किसके नाम के आगे। फिर आपका इनकी सर्विस लांस, यानी कि निगरानी कितने दिनों तक की जाएगी। तो वह समय भी अच्छे से याद रखना है, जितने दिनों तक हिस्ट्री सीटरों की क्या की जाएगी, निगरानी। और आपका किस रजिस्टर में इनका नाम रहता है, उस रजिस्टर का स्तंभ नंबर क्या है, ये सब आपका। और हिस्ट्री सीट से कैसे किसी व्यक्ति का नाम निकाला जाता है और कैसे निगरानी बंद की जाती है, कब फाइल पुलिस खोलेगी और कब बंद करेगी, किसके आदेश से खोला जाएगा एक क्वेश्चन बनता है, और किसके आदेश से निगरानी बंद कर दी जाएगी, ये अगले चैप्टर में हम बताएंगे। तो पहले चैप्टर 19 देखिए, कल भूमिका बांधी गई थी और सीआर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का अध्याय 19 भगोड़े या मफरूर या फरार अपराधियों के बारे में बताता है। तो पहला क्वेश्चन हम बताए थे कि किसी भी व्यक्ति को फरार अपराधी उद्घोषित किया जाता है, प्रोक्लेमेशन की जाती है, उद्घोषणा की जाती है या घोषित किया जाता है। तो फरार अपराधी कौन होगा, तो बस एक लाइन में याद रखना है, जिस व्यक्ति के खिलाफ धारा सीआरपीसी की 82 के तहत प्रोक्लेमेशन यानी कि उद्घोषणा जारी की गई है। तो एक क्रम बनाइए, सबसे पहले क्या जारी होगा, गिरफ्तारी का वारंट। अगर गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है तब धारा 82 सीआरपीसी में क्या जारी होगा, उद्घोषणा। और उद्घोषणा के बाद कभी भी सीआरपीसी की धारा 83 में क्या जारी होगा,
अटैच का आदेश, कुर्की का आदेश। यहाँ आपका एचजेएस में भी बना है क्वेश्चन कि प्रोकुमुलेशन किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो उद्घोषणा कब होगी? क्या गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बाद की पहले? यानी कि पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी होना अनिवार्य है और तब क्या जारी की जाएगी? उद्घोषणा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या गिरफ्तारी का वारंट और उद्घोषणा दोनों आदेश साथ साथ दिए जा सकते हैं? नहीं। अगर कहीं भी आए, एक बार एजेस में ये बना है, अगर कहीं भी आए तो ये आदेश अवैध होंगे। पहले आपका भले 1 मिनट की देरी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया हो, उसके बाद क्या किया गया हो? प्रोकुमुलेशन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तर्ज पर बनता है कि कुर्की किस पर निर्भर करती है? तो दोनों पर निर्भर करेगी, आपका गिरफ्तारी के वारंट पर भी और उद्घोषणा पर। फिर आपका क्वेश्चन बना है आपका एमपी में कि कुर्की की जा सकती है उद्घोषणा के साथ साथ, उद्घोषणा के बाद, उद्घोषणा के पहले, इनमें से कोई नहीं। तो जनरल रूल क्या है? उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का आदेश होगा कि प्रोकुमुलेशन के बाद? हाँ, यही याद रखिए। जनरल, फिर एक बार समझिए, यही सब क्वेश्चन छोटी छोटी बातें लोग गलत करके आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि पहले प्रोकुमुलेशन जारी किया गया हो, उसके बाद भले 1 मिनट बाद ही सही, आपका अटैचमेंट या जब्ती या कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः उद्घोषणा और कुर्की का आदेश साथ साथ नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसकी दो अपवाद हैं जो 83 में दी गई हैं, जहां उद्घोषणा और कुर्की का आदेश साथ साथ दिया जा सकता है। तो जब तक मामला अपवाद में न आए, सामान्य नियम क्या होगा? लागू। इसी प्रकार सीआरपीसी में भी कल बताया गया कि 177 जांच और विचारण का स्थान कहाँ होगा? जहां अपराध किया गया है। तो जब तक मामला एक्सेप्शन में न आए, बिहार एपीओ में भी पूछा गया था, जब तक मामला सीआरपीसी की धारा 178 और उसकी अगली धाराओं में न आए, तब तक ये 177 अप्लाई होगा। इसका उल्लंघन तभी किया जा सकता है जब अगली धाराओं में आप मामले को क्या करते हैं? सेट। उसी तर्ज पर भाई आपका 83 भी याद रखना, सीआरपीसी। अब आइए, जो भगोड़ा होता है कल बताया गया आपका, अब दो प्रकार की उद्घोषणा सीआरपीसी में है। 82(1) के तहत जो प्रोकुमुलेशन होगा, एजेस में 2 बार रिपीट किया है। यह आपका शब्द 82(1) के क्लाज 1 में व्यक्ति या पर्सन शब्द लिखा है। तो व्यक्ति में कौन शामिल है? यानी कि धारा 82(1) के तहत सीआरपीसी के तहत प्रोकुमुलेशन या भगोड़ा होने की उद्घोषणा आपका किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो व्यक्ति शब्द में सतर्क रहिएगा, व्यक्ति में अभियुक्त भी शामिल हैं। इसके बाद आपका विटनेस या गवाह भी शामिल हैं, और जो श्योरिटी दिया है, गारंटी दिया है, प्रतिभूति दिया है, वो भी शामिल हैं। तो 2 बार ये क्वेश्चन ने जेस में रिपीट किया है कि 82(1) के तहत उद्घोषणा किसके विरुद्ध? तो तीनों आए और उपर्युक्त सभी दे, तो क्या मारना है? उपर्युक्त सभी। लेकिन अगर हल्का सा चेंज कर दे कि 82 के क्लाज 4 के तहत प्रोकुमुलेशन किसके विरुद्ध, तो वहाँ व्यक्ति न मारिए, स्पष्ट वहाँ एक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त शब्द लिखा गया है। तो वहाँ व्यक्ति के खिलाफ नहीं, वहाँ किसके खिलाफ?
अभियुक्त के। और यदि उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर ऐसा व्यक्ति या अभियुक्त कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो इसका परिणाम बुरा होगा और एक नया अपराध वह कर बैठेगा। और वह आईपीसी का सेक्शन भी याद रखिएगा 174 ए, कैपिटल ए भाई, नया सेक्शन है। तो 82 का उल्लंघन करना सीआरपीसी का आईपीसी में कहाँ दंडनीय है, तो 174 ए। अब आइए आपका पैरा वाइज चला जाए। प्रयास ये करिए कि जो अध्याय 19 के जितने 5 6 7 पैरे हैं इसको भाई तैयार रखिए, मिलाने के लिए आता है और अंदर से भी कुछ क्वेश्चन बनता है, वह तो मैं बता ही रहा हूँ। देखिए आपका अब अध्याय 19 भगोड़े अपराधी या फरार या मफरूर या उद्घोषित अपराधी के बारे में पहला पैरा देख लेना है। आपका किस पैरा से किस पैरा तक है, तो 215 से लेकर 222। पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि भगोड़े अपराधियों का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है, 19 में। कहाँ से कहाँ तक, रट्टा मारिए, 215 से लेकर 222। प्रयास करिए कि इधर पूरा पैरा तैयार है ये इस चैप्टर का। आइए 215 देखा जाए। भूमिका बंध गई सीआरपीसी वाला ही चलेगा ज़्यादा। अपराध करके भागे हुए व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एवं कुर्की। अब बस एक लाइन जानना है कि जो व्यक्ति अपराध करके भाग गए हैं तो आपका तो ऐसी दशा में जो पुलिस अधिकारी सीआरपीसी के अध्याय 12 के तहत आपका इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश या अन्वेषण कर रहा है तो उसे चाहिए कि जब वह फरार हो गया है अपराध करके तो उस व्यक्ति के खिलाफ पहले क्या जारी करवाए कोर्ट से, गिरफ्तारी का वारंट, उसके बाद क्या जारी करवाए, उद्घोषणा, और उसके बाद क्या जारी करवाए, कुर्की। तो क्रम सही याद रखिएगा, आपका तीनों बता दिया गया। सामान्यतः स्पीड बढ़ानी चाहिए, यानी कि तेजी लानी चाहिए पुलिस को, और जहां तक संभव हो सके एक ही दिन में भिन्न भिन्न समयों पर ये तीनों आदेश न्यायालय से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि सुबह गिरफ्तारी का वारंट जारी करा लीजिए, फिर दोपहर में जाइए और कहिए कि हजूर जिस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट आपने जारी किया था वह या तो फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, और इतना ही नहीं, जिससे आपके द्वारा जारी किए गए वारंट का एग्जीक्यूशन या निष्पादन नहीं हो पा रहा है, यानी कि वारंटी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। अतः आप सीआरपीसी के सेक्शन 82 के तहत क्या करिए, भगोड़ा होने की या उद्घोषित अपराधी मफरूर अपराधी होने की क्या जारी करिए, घोषणा। और दोपहर में 82 भी की घोषणा हो गई सीआरपीसी, तो शाम तक आते आते 83 पर भी आ जाइए, यानी कि ऐसे व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश किससे निकलवा लिया जाए शाम तक, तो आपका न्यायालय से। तो क्या तीनों आदेश एक दिन में निकल सकते हैं कि नहीं, निकल सकते हैं, लेकिन एक ही साथ की क्रम से। हाँ याद रखिए, क्रम सही बताइए, कौन पहला क्रम है, वारंट, फिर दूसरा उद्घोषणा और तीसरा कुर्की। इस प्रकार आपका आदे जो पैरा 215 समाप्त हो गया। 216 से भी कई बार क्वेश्चन बना है। मफरूर या भगोड़ा या उद्घोषित या फरार या प्रोकोलम, जिसके खिलाफ प्रोकोमलेशन हुआ है वह उसकी परिभाषा की धारा में है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भगोड़ा अपराधी की परिभाषा किस पैरा में दी गई है,
तो किस पैरा में दी गई है, रट कर जाइएगा 216 में। तो अभी हमने बताया कि भगोड़ा अपराधी किसे कहा जाएगा, तो जिसके खिलाफ न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा के तहत उद्घोषणा जारी की हो, 82 की 83, 82 वही क्या कहलाएगा, भगोड़ा। भाई एक ही लाइन तो याद रखना है कि भगोड़ा अपराधी कौन होगा, तो जिसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा के तहत उद्घोषणा जारी की गई हो, 82 के तहत। इसके बाद मफरूर अपराधी का वर्गीकरण, भगोड़ा अपराधी का वर्गीकरण या उद्घोषित अपराधी का वर्गीकरण, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार रिपीट किया है आपका 217 पैरा में। तो फिर एक बार क्रम याद रखिए, वारंट, उद्घोषणा और कुर्की का आदेश एक साथ निकलवा, माने एक ही दिन में निकलवा लेना चाहिए। आपका कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समयों पर ये 215। भगोड़ा अपराधी की परिभाषा किस पैरा में, 200 आपका 16। भगोड़ा अपराधी का क्लासिफिकेशन किस पैरा में, 217। बताइए कितने वर्गों में कानूनन बांटा गया है, 2 वर्ग। अब दोनों वर्ग में अंदर जाकर पूछ सकता है कि वर्ग ए या क में कौन भगोड़े अपराधी आएंगे और वर्ग ख में कौन भगोड़े अपराधी आएंगे। तो फिर एक बार देखिए आपका पैरा देखिए बेरेट की भाषा, भगोड़े अपराधी 2 वर्गों में विभाजित किए जाएंगे, वर्ग क और वर्ग ख, कई बार क्वेश्चन आया है। वर्ग क के अंतर्गत वे सभी अपराधी आएंगे जिनका नाम, जाति, निवास तथा पूर्व वृत्त माने आपका हिस्ट्री सीट या पूर्व चरित्र, पूर्व वृत्त न आए तो क्या लिखेंगे, पूर्व चरित्र, संदेह की सभी संभावनाओं से परे प्रमाणित किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग ए में उन फरार अपराधियों का नाम लिखा जाएगा जिनका नाम पता है क्लियर, जाति पता है, निवास पता है और पूर्व इतिहास भी क्या है, पता है। तो बस अगर ये सब कुछ ज्ञात हो और कोई संदेह न हो तो उन भगोड़े अपराधियों को आपका किस वर्ग में रखा जाएगा, ए में। और जिनका नाम पता जाति निवास क्लियर न हो तो उनको किस वर्ग में रखा जाएगा, बी। फिर एक बार देखिए इसी को आपका, जो ये बैड करेक्टर वाले या हिस्ट्री सीट वाले व्यक्ति होते हैं, बुरे चरित्र वाले, वहां से जोड़िए और 2 क्वेश्चन एक साथ तैयार करना है। फिर एक बार समझिए भाई, आपका पैरा 217 बताता है कि भगोड़े अपराधियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाएगा, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए में वे व्यक्ति रखे जाएंगे जिनका नाम पता इत्यादि क्लियर है, कोई उसमें संदेह। और वर्ग बी में कौन रखे जाएंगे, जिनका नाम पता इत्यादि क्या है, क्लियर नहीं है। इसी प्रकार जब अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे और हिस्ट्री सीटरों के बारे में पढ़ेंगे, बैड करेक्टर के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, बुरे चरित्र वालों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी 2 वर्ग होगा, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए में पूछा जाता है वहाँ अंदर जाकर वर्ग ए में कौन आएंगे और वर्ग बी में कौन आएंगे, तो वर्ग ए में उन अपराधियों को रखा गया है जो सुधर सकते हैं, यानी कि आशा की जाती है कि अपना बैड करेक्टर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और वर्ग बी में कुत्ते की दुम वाले को रखा गया है, यानी कि कानून आशा करता है कि अब ये सुधार के योग्य नहीं है,
मैंने एक बार जब ये अपराधी या व्यक्ति दलदल में फंस गया तो दलदल से निकल सकता है, संभावना है। ये वर्ग ए हिस्ट्री सीट और दलदल से नहीं निकल सकता तो किस वर्ग में रखा गया है? बी। तो कौन सुधार के योग्य माने जाते हैं? वर्ग ए वाले की वर्ग बी वाले? और कौन सुधार के योग्य नहीं माने जाते? बी। तो उसी प्रकार यहाँ भी वर्गीकरण, जिनका नाम पता क्लियर है किस वर्ग में रखा जाएगा? ए। और जिनका नाम पता क्लियर नहीं है किस वर्ग में? बी। यहाँ से क्वेश्चन बनने का इसीलिए दो दो बार बताया गया कि यहाँ से पूरा चांस है क्वेश्चन बनने का, बना भी है लगातार। 218 आइए, पुलिस थाने में भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर रखा जाएगा तो पुलिस फार्म संख्या या मॉडल नंबर कौन है? 214 अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो एफआईआर का मॉडल बता दीजिए आपका 241 नहीं 341, एनसीआर का मॉडल 347, सीडी का मॉडल बताया गया था 342, और फिर आपका भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर का मॉडल या पुलिस फार्म संख्या कितना है? 214। तो चाहे वर्ग ए का भगोड़ा हो और चाहे वर्ग बी का हो, चाहे कांगनिजेबुल अपराध किया हो या नॉन कांगनिजेबुल, यानी कि चाहे संज्ञेय अपराध किया हो या कौन सा अपराध किया हो असंज्ञेय, इनका एक रजिस्टर होगा और आपका कह सकते हैं उसी रजिस्टर में इनका ब्यौरा क्या पुलिस करेगी? दर्ज। ये रजिस्टर कहाँ होगा? थाने में। अगला देखिए आपका पैरा 219 भी महत्वपूर्ण है कि जितने भगोड़े अपराधी हैं उनका रजिस्टर पीओ यानी कि आपका पीपी या लोक अभियोजक यानी कि सरकारी वकील यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा भी रखा जाएगा। आपका कह सकते हैं किस पैरा के तहत? 219। तो बताइए पुलिस थाने में भी एक रजिस्टर होगा, तो थाने में रजिस्टर होगा तो किस पैरा के तहत? बस एक लाइन 218 आपका। और किस प्रोफार्मा में होगा? तो पुलिस फार्म संख्या कौन सा? 214। और सरकारी वकील कचहरी में भी जितने जिले के भगोड़े हैं उनका नाम एक लिस्ट रखेंगे। तो सर आपका चाहे वह वर्ग ए में आता हो या वर्ग बी में, यानी कि चाहे नाम पता उसका ज्ञात हो या न हो, तो किस पैरा में लोक अभियोजक का कर्तव्य है? तो पैरा 219। इसके बाद जो ज़्यादा चांस 220 और 221 से भी रहता है, यहाँ से भी कई बार यूपीएपीओ में क्वेश्चन रिपीट किया है भाई, एक बार नहीं कई बार, सतर्क रहना है। क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा जाता है कि किसी भगोड़े अपराध के रजिस्टर से किसी भगोड़े अपराधी का नाम कौन निकाल सकता है? पहला क्वेश्चन अच्छा बनता है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसा, इसको अलग से लिख लीजिए भाई, मॉडल बनाइए क्योंकि नया मॉडल ये सब है, पैरा वाइज लोग पढ़ते हैं लेकिन पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखिए। आपका भगोड़े अपराधी रजिस्टर से, एक लाइन अलग से लिख लीजिए, भगोड़े अपराधी रजिस्टर से किसी भगोड़े का नाम निकालने की शक्ति या अधिकार भी लिख सकते हैं, शक्ति या अधिकार पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट दोनों को प्राप्त हैं। दोनों लिखिएगा कौन कौन है? आपका एसपी साहब भी और डीएम साहब। पहला बंटवारा ये कर लेना है अच्छे से, कौन निकाल सकता है?
इसके बाद अब पैरा में बंटवारा करना है। अगर यही क्वेश्चन केवल एसपी दे दे, पुलिस अधीक्षक दे दे, और पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि पुलिस अधीक्षक किस पैरा के तहत भगोड़े अपराधियों का नाम निकाल सकते हैं, तो वह पैरा 220 मारिएगा। और यही क्वेश्चन अगर डीएम का दे दे, जिला मजिस्ट्रेट का दे दे, तो कौन सा पैरा मारेंगे? 221। फिर एक बार दोबारा, क्योंकि ये कई बार रिपीट किया है। अगर ये दे दे कि पुलिस अधीक्षक किस पैरा के तहत भगोड़े अपराधियों के रजिस्टर से किसी भगोड़े अपराधी का नाम निकाल सकते हैं, काट सकते हैं, तो आपका पैरा 220। और तुरंत डीएम का दे दे तो कौन सा पैरा मार कर आना है? 200। दो बार बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का 99% चांस है। और भाई आप गलत न करिए, ये सब पैरा कम से कम तैयार रखिए अच्छे से। अब आइए अगला क्वेश्चन जो अंदर जाकर बन सकता है कि पुलिस अधीक्षक किस दशा में किसी अपराधी का नाम भगोड़े अपराधियों के रजिस्टर से निकाल सकते हैं। अंदर जाकर कंडीशन बनती है। तो देखिए कंडीशन, अब बेरक की भाषा देखिए तब डिटेल में चला जाए। भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकालने का पुलिस अधीक्षक का अधिकार किस धारा पैरा में है? 220। पुलिस अधीक्षक निम्नलिखित किसी कारण से आदेश दे सकता है कि भगोड़े अपराधियों का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाए। तो आपका कितने आधारों पर भगोड़े अपराधियों का नाम रजिस्टर से निकाला जा सकता है? पहला क्वेश्चन 4 आधार, यानी कि अगर 4 में से कोई एक बेस या एक आधार मौजूद रहे तो एसपी आदेश दे सकता है कि भगोड़े अपराधियों के रजिस्टर से इस भगोड़े का नाम क्या कर दिया जाए? अब निकाल कर बाहर थोड़े किया जाएगा, काटा ही तो जाएगा भाई। निकाल दिया जाए मतलब कि काट दिया जाए, और क्या। अब ये थोड़े कि पूरा पन्ना फाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि और भी तो भगोड़े अपराधियों का नाम होगा। तो देखिए पहला गिरफ्तारी, तो जैसे ही भगोड़ा गिरफ्तार होता है, अब भगोड़े अपराधियों के रजिस्टर से उसका नाम क्या होगा? रहेगा कि निकाल दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो भाई फिर एक बार समझिए, बैठिए भाई। मुख्य उद्देश्य भगोड़ा घोषित करने का क्या था, ये थोड़ा समझिए। देखिए धारा सीआरपीसी के 82 के तहत न्यायालय ने प्रोकुमुलेशन किया, और प्रोकुमुलेशन में 30 दिन के बाद की एक डेट दी, और ऐसे अपराधी से कहा कि इस तारीख तक तुम कोर्ट में हाजिर हो जाओ। तो जब वह मुख्य उद्देश्य है कि कोर्ट में क्या कराया जाए? हाजिर। और जब वह व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार करके कोर्ट में पुलिस द्वारा हाजिर कर दिया गया या आत्मसमर्पण कर दिया, कोर्ट में आ गया, तो अब कोई मतलब नहीं है कि उसका नाम लिस्ट में रखा जाए। तो इसलिए पहला आधार क्या है, कब एसपी आदेश दे सकते हैं कि निकाला जाए? तो जब ऐसा भगोड़ा क्या हो गया हो, अरेस्ट हो गया। दूसरा निश्चित मृत्यु, यानी कि सर्टेन डेथ, यानी कि जब एसपी साहब को लगे कि लिस्ट में जिस भगोड़े का नाम है वह निश्चित रूप से अब ऊपर पहुंच चुका है, इस दुनिया में नहीं है, तो जब दुनिया में नहीं है तो खोजने का कोई मतलब भी नहीं है। लिस्ट से नाम क्या किया जाए? निकाल देना ही क्या होगा? उचित। अगला देखिए तीसरा, तीसरा ही महत्वपूर्ण है आपका, थोड़ा चौथा भी महत्वपूर्ण है। जब सभी मुख्य साक्षियों की मृत्यु हो गई हो या लापता हो गए हो सभी मुख्य साक्षी,
और सीआरपीसी की धारा 299 के अंतर्गत कार्यवाहियों के अभाव में या किसी अन्य कारण से भगोड़े अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य सफलतापूर्वक अभियोजन के लिए अपर्याप्त पाया जाता है। ये आपका जो क्वेश्चन है बिहार इंटरव्यू में भी पूछा गया था। फिर एक बार समझिए, यहाँ सीआरपीसी की धारा 292 भी थोड़ा डिटेल में बतानी पड़ेगी। और आपका फिर एक बार देखिए अच्छे से भाई, अगर जो मुख्य गवाह थे या तो वह लापता हो गए या मर गए और 299 की कार्यवाही हो नहीं पाई या हुई थी थोड़ा बहुत, और जो अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य था वह क्या है, बहुत कमजोर है, अपर्याप्त है। तो 299 की तहत कार्यवाही आखिर है क्या कार्यवाही, पहले इस बिंदु पर गौर करिए कि सीआरपीसी की धारा 299 में है क्या। तो फिर एक बार समझिए, अगर कोई अपराधी है, अपराध करके फरार हो गया है और तत्काल या गिरफ्तार किए जाने की संभावना नहीं है, इस बात की संभावना कम है कि यह अपराधी जल्दी गिरफ्तार होगा, तो क्या न्यायालय जांच और विचारण को कितने दिन तक रोके। तो कुछ दिन रोके रहता है न्यायालय। उसके बाद अभियुक्त की अनुपस्थिति में ही अभियुक्त एपीयर न रहे तभी अभियुक्त के खिलाफ साक्षियों का बयान शुरू हो जाता है और अभियुक्त हाजिर नहीं रहता, क्योंकि अभियुक्त क्या हो चुका है, फरार, और जल्दी मिलने की संभावना नहीं है। और जब अभियुक्त पकड़ कर आएगा या आत्मसमर्पण करेगा, तो जो ये बयान दर्ज किए गए हैं 299 के तहत, ये अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस में पेश किए जाएंगे। अगर गवाह जिंदा है तो पुनः बुलाया जाएगा, और जिंदा नहीं है गवाह तो उसकी गवाही मान्य होगी। तो 299 याद रखिए। अब एक कंसेप्ट सीआरपीसी में बनाना है, और वह बनाना है 273 से उठाकर। सेक्शन 273 आरडी अल्ट्रम परटम, अर्थात दूसरे पक्षकार को, नहीं देखिए, हाँ 273 है ना, दूसरे पक्षकार को सुनो का प्रावधान करती है। किसी के पीठ पीछे कार्यवाही नहीं होगी, जो भी होगी अभियुक्त के क्या होगी, सामने। यानी कि न्यायालय में जो भी साक्ष्य लिया जाएगा तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त क्या रहे कोर्ट में उपस्थित। आदि अल्ट्रम पर्टम या नेचुरल जस्टिस का क्या किया जाएगा, पालन। लेकिन ये लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, तमाम धाराएं इसका अपवाद हैं। बिहार में भी एक क्वेश्चन बना था, जाकर बना दिया था 253 सीआरपीसी में, तो 205 हो गई, 253 हो गया, फिर 317 हो गया, 399 हो गया। ये तमाम धाराएं हैं जहाँ की अभियुक्त उपस्थित भले न हो, लेकिन उसके विरुद्ध क्या लिया जा सकता है, साथ। तो अगर 299 के तहत कार्यवाही की गई, अभियुक्त फरार था, एसपी ने देखा, या कार्यवाही हुई ही नहीं, क्यों नहीं हुई, क्योंकि सभी साक्षी मुख्य मुख्य क्या हुए, मर गए या क्या हो गए हैं, गायब। और साक्ष्य पर्याप्त हैं कि अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त, तो एसपी कहेंगे कि अब भगोड़े लिस्ट से इसका नाम क्या किया जाए, निकाला जाए। फिर अब वर्ग आ जाइए आपका, भगोड़े अपराधियों को कितने वर्गों में हमने बांटा था, कानूनन 2 वर्ग। वर्ग ए में कौन आते थे बताइए तो, जिनका नाम पता क्लियर है कि क्लियर ना हो। और वर्ग बी में कौन आएगा,
जिसका नाम पता क्लियर न हो। यहाँ से भी अच्छे से तैयार रखना है। वर्ग ए में चौथा आपका मैं बता रहा हूँ। अगर वर्ग ए का भगोड़ा है और पिछले 30 साल से, समय याद रखिएगा कितने साल, अगर पिछले 30 साल से उसके बारे में उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना जो सुनते, यदि वह क्या रहता, जिंदा, तो 30 साल बाद एसपी चाहें तो उस रजिस्टर से ऐसे व्यक्ति का नाम निकालने का क्या दे सकते हैं, आदि। तो वर्ग ए में कितना साल हैं, यहीं अगर वर्ग बी में दे दे तो पिछले कितने सालों से नहीं उसके बारे में सुना गया, 5 साल। फिर एक बार देखिए, यहीं सतर्क रहना है, यहीं आपका लास्ट में गलती हो सकती है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जिन भगोड़े अपराधियों का नाम पता ज्ञात है, अगर उनके बारे में पिछले 30 साल से कुछ नहीं सुना गया है, तब रजिस्टर से नाम निकालने का आदेश कौन दे सकते हैं, एसपी। और अगर आपका, सही है ना भाई, देख लिया, अगर आपका वर्ग बी का अपराधी है, यानी कि जिसका नाम पता इत्यादि सही ढंग से ज्ञात नहीं है, तो कितने दिन पहले न सुना गया हो तो रजिस्टर से नाम निकालने का आदेश दिया जा सकता है, तो आपका 5 वर्ष। दोनों याद रखिए, वर्ग ए में आएगा तो कितना, 30, वर्ग बी में। अब इसको थोड़ा एविडेंस से जोड़ना है, क्योंकि एविडेंस में अब जहाँ जहाँ समय है वहाँ वहाँ एक साथ आपको एकत्र करना है, लगातार क्वेश्चन बनता है। एविडेंस में एक नियम थोड़ा भिन्न मिलेगा आपका माने कुछ आपका नियम भिन्न मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ एविडेंस में टाइम का उल्लेख है, कम से कम उन धाराओं को तो याद रखिए। और देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ये जब भी पढ़िए तो 2 धारा, 107, 108, इसके बाद आपका धारा 90, और कौन सी धारा जोड़नी है, 90A। भाई कौन कौन सी धारा, 90, और कौन सी धारा अगली, तो 4 धाराएं प्रयास करिए, लिख लीजिए, इसमें टाइम लिख लीजिए और किस बात का प्रावधान है वो लिख लीजिए। अभी आपका यूपीजे और एपीओ में 90A पूछा गया था दोनों में पिछली बार। ये जो एविडेंस की धारा 90 है, ये बिहार जे में पिछली बार आई थी, आया था क्वेश्चन। और 107, 108 तो लगातार क्वेश्चन आता है। एक केस याद रखिएगा, बहुत लीडिंग केस है, मोहम्मद शरीफ बनाम कौन सा, बंदे अली। तो चलिए बताइए, एविडेंस की धारा 107 में किसका अनुमान किया जाता है, किसकी उपधारणा, उत्तरजीविता की, जीवित होने की कि मृत्यु की। तो कितने साल पहले जीवित था, 30 साल, तो आज भी क्या माना जाएगा, जीवित। तो उत्तरजीविता की उपधारणा या अनुमान किस धारा में, 107। मृत्यु या सिविल डेथ की अनुमान या उपधारणा किस धारा में, 108 में। पिछले कितने साल से न सुना गया हो, 7 साल। तो क्या माना जाएगा कि अब भले जिंदा हो, लेकिन माना क्या जाएगा कि अब ये क्या हो चुका है, मर चुका है। अब आइए, कितने साल पुराने दस्तावेज 90 में है, 30 साल, और कितने साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, तो यही तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा 90A, और दस्तावेज के बारे में उपधारणा 90। 90 में कितने वर्ष पुराने दस्तावेज हो, 30, और 90A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितने साल पुराने, 5। तो समय जहाँ जहाँ रहे। अब इसी पर केस आया और लीडिंग केस है, पूछा भी गया है कि मृत्यु की उपधारणा की जाती है कि मृत्यु के समय, स्थान और तिथि की, केवल मृत्यु की।
समय, स्थान और तिथि को अलग से क्या करना पड़ेगा? प्रूफ। जो व्यक्ति कहता है कि इस डेट को मरे, इस समय पर मरे और इस आपका स्थान पर मरे, तो वह व्यक्ति कोर्ट में इस बात को क्या करे? प्रूफ करे। तो इस प्रकार आपका अगला देखिए, आपका ये पैरा काफी महत्वपूर्ण था। अगला ये पैरा 221 चला जाए। भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकालने का जिलाधिकारी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम का अधिकार है। तो एसपी का अधिकार 220 में था और डीएम का अधिकार किस में दे दिया गया? आपका 221। देखिए, जिला मजिस्ट्रेट जब कभी यह विचार करे कि अपराध के महत्वहीन होने के कारण भगोड़े अपराधी की तलाश जारी रखना अनावश्यक है, तो वह अपने जिले में विचारण योग्य किसी अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने का आदेश दे सकता है, यद्यपि पूर्व पैराग्राफ में यानी कि पैरा 220 में उल्लिखित शर्तें पूरी न हुई हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट या डीएम, सतर्क रहिएगा, जो एसपी के लिए आपका कितना आधार पैरा 220, 4 आधार बताए गए। अगर 4 में से कोई एक आधार एग्जिस्ट करता है तभी एसपी भगोड़े अपराधी के रजिस्टर से नाम भगोड़े का निकालने का क्या दे सकते हैं? आदेश। तो क्या पैरा 221 में डीएम अगर आदेश देते हैं तो क्या पैरा 220 की शर्तें माने यहाँ लागू होगी कि लागू नहीं होगी? नहीं होगी भाई, लागू होगी कि नहीं होगी? तो डीएम कब दे सकते हैं आदेश? तो पहला क्वेश्चन, अगर डीएम को लगता है कि ये जो अपराध व्यक्त किया था अब ये अपराध महत्वहीन हो गया है, इस अपराध का ज़्यादा महत्व नहीं रहा, तो ज़्यादा महत्व नहीं रहा तो क्या करेंगे? भगोड़े अपराधी रजिस्टर से नाम निकालने का क्या देंगे? आदेश। जैसे कि जार कर्म का अपराध, कोई व्यक्ति जार कर्म किया था, भाग गया था, और जार कर्म या एडल्टी का अपराध अब आपका इलीगल या अवैध या सुप्रीम कोर्ट ने वाइड घोषित कर दिया है, तो जो भगोड़ा था अब कोई महत्व का नहीं अपराध, तो इसलिए भगोड़े का नाम अगर क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। लेकिन भाई, लेकिन लगाना है, सतर्क रहना है। किंतु प्रतिबंध यह है कि वह ऐसे किसी अपराधी का नाम नहीं निकालेगा जिसका अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अब दो शब्द आया, एक तो अनन्य रूप से, खूब पूछा जाता है अनन्य रूप से का मतलब क्या हुआ? अनन्य रूप मतलब कि अन्य को अपवर्जित करना। फिर एक बार समझिए, ये सीआरपीसी में कई जगह ये क्वेश्चन, संविधान में भी आएगा, सीआरपीसी में भी आएगा। अनन्य रूप से यानी कि पहले नियम समझ लीजिए तब अनन्य शब्द बताया जाए। यदि कोई अपराध केवल और केवल विचारणीय है, और किसके द्वारा ही विचारणीय है? कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, तो क्या उन अपराधियों का नाम रजिस्टर से डीएम निकालने का आदेश दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते। एसपी दे सकता है, पैरा किस में आपका 220, लेकिन डीएम पर एक प्रतिबंध लगा दिया गया, अनन्य रूप से। फिर एक बार समझिए, अनन्य रूप से मतलब कि केवल और केवल उसी कोर्ट को ये अधिकार हैं, अन्य कोर्ट को नहीं है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट में बताइए, सुप्रीम कोर्ट पढ़े हैं, अनन्य रूप से अन्य न्यायालयों को अपवर्जित करते हुए इस बारे में अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को होगा। इसको ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं, आरंभिक अधिकारता
प्रारंभिक अधिकारता, मूल अधिकारता, अनुच्छेद 131। याद रखिए कौन सा अनुच्छेद है। तो यही सब अनन्य मतलब कि दूसरे को पावर नहीं, केवल किसको पावर है, कोर्ट ऑफ सेशन को। इसके बाद आइए अगर एक बार, अब आइए फिर एक बार आपका माने कह सकते हैं कि तीसरा पैराग्राफ इसका, यदि एक बार किसी अपराधी का नाम भगोड़े रजिस्टर से, चाहे आपका एसपी के आदेश से, यानी कि पैरा कौन सा था 220, या डीएम के आदेश से तो पैरा कौन 221 निकाल दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या उसी अपराध के लिए उस अभियुक्त के विरुद्ध पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं। सामान्यतः नहीं, लेकिन फिर इसमें पेच फंसा देता है कि उसी अपराध के लिए पुनः मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ चलाया जा सकता है, किसकी मंजूरी से, किसकी स्वीकृति से। यही क्वेश्चन अच्छा बनेगा तो किसकी स्वीकृति बेयर एक्ट में लिखी गई है, डीएम की। अब यही आपका देखिए कैसे फंसाएगा क्वेश्चन बाय टेक्निकल। देखिए पैरा 220 में एसपी भी आदेश देते थे निकालने का नाम, पैरा 221 में डीएम भी दिए हैं। जब एक बार नाम निकल गया तो उसी अपराध के लिए क्या उस पर दोबारा मुकदमा चलाया जाएगा कि नहीं। सामान्यतः नहीं, लेकिन किसके आपका सहम स्वीकृति से चलाया जा सकता है मुकदमा, तो डीएम के। तो यहाँ देखिए कैसे फंसाएगा कि पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिया है तो पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति से, डीएम ने आदेश दिया है तो डीएम की स्वीकृति से। फिर दे देगा आपका पुलिस अधीक्षक या डीएम ने माने हटाया है नाम तो डीएम की स्वीकृति से, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो बेयर एक्ट की भाषा थोड़ा कवर करिएगा, अंदर जाकर ये क्वेश्चन बन सकता है। चाहे एसपी ने नाम निकालने का आदेश दिया हो या जिला मजिस्ट्रेट ने, अगर उसी अपराध के लिए पुनः मुकदमा चलाना है तो किसकी स्वीकृति की आवश्यक है, एसपी के कि डीएम के कि दोनों की। डीएम की। भाई एसपी ना मार दीजिएगा, एसपी हटा सकते हैं लेकिन पुनः मुकदमा चलाने के लिए आपका परमिशन नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है अंदर जाकर, मॉडल भी बताया गया। इसके बाद पैरा नंबर 222, भगोड़े अपराधियों का नाम मफरूर रजिस्टर में अभिलिखित करना, तो ये भी आपका छोड़ दीजिएगा, पैरा 222 आपका छोड़ देना है। अब आइए अगला अध्याय, अध्याय 20 चला जा भाई। दुष्चरित्रों यानी कि बैड करेक्टर। तो रेस्ट 15 मिनट भाई ब्रेक रहेगा, उसके बाद अभी पुलिस एक्ट ही चलेगा। तो शनिवार भी है, थोड़ा बहुत दिक्कत भी आ रही है, तो इससे अच्छा है कि ब्रेक ही ले लिया जाए तभी पढ़ाया जाए भाई। तो अभी आपका ब्रेक प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का जो अब चैप्टर चलना है, यही आपका चैप्टर महत्वपूर्ण है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद के जो चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, फिर एक बार सतर्क रहिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा कम बनता है। यानी कि अध्याय 20 हमें चलना है, और अध्याय 20 से कम मान के चलिए कि एक क्वेश्चन सेट रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है अधिकतम 2 क्वेश्चन भी बन जाए। इसके बाद अध्याय 21 से जब पढ़ेंगे तो उधर से क्वेश्चन का जो मॉडल यूपी एपीओ का है काफ़ी कम दिया है, तो उधर से और छांटा जाएगा ज़्यादा। लेकिन मैंने पैरा और छोड़ छोड़ के उधर से ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन इधर का जो चैप्टर 20 है आपका, इसको अच्छे से तैयार रखना है, और कम से कम 10-15 पैरा रट्टा मार कर जाना है, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रट्टा मार कर जाना है।
तो पहला देखा जाए आपका बैड करेक्टर वाले लोग, बुरे चरित्र वाले लोग या बुरे सील वाले लोग। तो पहले तो आप देखिए कि अगर बुरे सील वाले लोग हैं तो बैड करेक्टर आपका पहले कुछ कोरिलेशन किया जाए, और अगर बैड करेक्टर या बुरे चरित्र वाले लोग हैं तो उनकी भी एक लिस्ट बनेगी, यानी कि उनका आपका बायोडाटा बनेगा कि कौन कौन बुरा काम किया है या कौन व्यक्ति हैं जो बुरा काम कर सकता है। उनकी निगरानी की जाएगी, पुलिस देख रेख करेगी कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे मिल रहा है, ये निगरानी होगी। और बैक करेक्टर के लोगों को दो वर्गों में बांटा गया है। वर्ग ए में कुछ लोग आएंगे, अपराधी आएंगे, जिनके बारे में हम कानून आशा करेगा कि ये सुधर सकते हैं अभी, यानी कि सुधार के क्या हैं योग्य। और जो वर्ग बी में आ जाएंगे वे सुधार के योग्य हैं कि नहीं, आपका नहीं है। तो करेक्टर को एविडेंस में आपका जोड़कर पढ़ना पड़ता है कि करेक्टर या सील या चरित्र को एविडेंस में कहां से कहां तक रेलेवेंट बनाया गया है। और पक्षकारों के करेक्टर को तो 52 से लेकर 55 तक। और यहीं गवाह का करेक्टर आ जाए तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 146 एविडेंस। तो पक्षकार का करेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 55। और गवाह का करेक्टर कहाँ कहाँ दिया गया है, आपका 146। 146 से भी आपका परंतुक जो है वहाँ से क्वेश्चन बनने का लगातार चांस बना रहता है। और बिहार एपीओ में क्वेश्चन भी बना कि 2018 में एविडेंस की धारा में संशोधन किया गया है, तो वह एविडेंस की कौन सी धारा है, 146। निश्चित क्वेश्चन एक बनता है। तो जो बैड करेक्टर वाले लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि बैड करेक्टर के रूप में उनका पंजीकरण किया जाएगा और उनका सर्विलांस यानी कि निगरानी की जाएगी। तो निगरानी का समय भी पूछा जाता है, निगरानी का तरीका भी पूछा जाता है, कितने पुलिस वाले मिलकर निगरानी करेंगे, ये भी क्वेश्चन उठता है। और किस पर स्टार लगाया जाएगा, किसके आगे नहीं लगाया जाएगा, वर्ग ए वालों के आगे लगाया जाएगा कि वर्ग बी वालों के आगे, स्टार का मतलब क्या होगा ये भी आपका जानना है। और वर्ग ए के अपराधियों को वर्ग बी में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, और वह वर्ग बी के अपराधियों को वर्ग ए में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, ये भी आपका पूछा जाता है। और कैसे, हिस्ट्री सीट बंद करने का आदेश कौन दे सकता है, तो हिस्ट्री सीट बंद करना मतलब निगरानी रोक देना, नाम काट के नहीं निकाल देना, नाम पड़ा रहेगा, बस फाइल क्या हो जाएगी, बंद। यानी कि निगरानी जो पुलिस देख रेख करती है अब वह क्या कर दी जाएगी, बंद। तो जैसे आपने फरार के बारे में देखा कि फरार अपराधियों का नाम पैरा 220 में एसपी निकाल सकते हैं कितनी शर्तों में से, एक शर्त पूर्ति होने पर 4। और डीएम भी निकाल सकते हैं किस पैरा में, 221। तो वहाँ आपका पूछा जाता है निगरानी बंद करने का आदेश, फाइल बंद करने का आदेश कौन दे सकता है। ये सभी बातें आपका कह सकते हैं कि अच्छे से छोटी छोटी बातें पढ़नी है। और एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं, इतिहास गवाह है कि एक क्वेश्चन इससे क्या होता है, मिलता है। तो आइए अब अध्याय 20 शुरू किया जाए। आपका पैरा 233 से लेकर
275 तक है भाई आपका। अध्याय 20 में आपका पैरा 223 से लेकर 276 तक आपका बैड करेक्टर वाले कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनके बारे में बताया गया। अब देखिए कौन कौन सा पैरा याद करना है, तो 15 कम से कम पैरा रट्टा मारना पड़ेगा, अंदर की भी बातें। तो आइए पैरा देखा जाए, 223 पैरा देखा जाए, यानी कि पैरा नंबर 223। देखिए क्या कहा गया है। ग्राम अपराध नोटबुक, यानी कि विलेज क्राइम नोटबुक। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्राम अपराध नोटबुक के बारे में प्रावधान किस पैरा में किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा पैरा 223 में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन कि हिस्ट्री सीटरों का उल्लेख किस रजिस्टर में किया जाता है। तो इसी रजिस्टर में किया जाता है। तो क्या मार्क कराएंगे, आपका ग्राम अपराध नोटबुक में बुरे चरित्र वाले लोगों के नामों को क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ग्राम अपराध नोटबुक रजिस्टर में आपका कह सकते हैं कि कितना भाग होता है। भाग भी पूछ सकता है भाई अगला क्वेश्चन। तो आपका जवाब रहेगा इसे 6 भागों में लिख लीजिए कहीं तो 6 भाग। उसको लिखिए कितने भाग होते हैं, 6। यानी कि ग्राम अपराध नोटबुक रजिस्टर में कितने स्तंभ होते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका क्या जवाब रहेगा, 6 भाग। अब 6 भागों में क्या क्या लिखा जाएगा ये भी तैयार करना है, और हिस्ट्री सीट वाले किस भाग में आएंगे वह और अच्छे से तैयार करना है। फिर एक बार देखिए, 6 भाग हो गए। 6 भागों में पहले भाग में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में, और हिस्ट्री सीट वाले किस भाग में लिखे जाएंगे, कौन लिखेगा इन पर रजिस्टर पर, ये भी पूछा जाता है। तो फिर अब एक एक करके चला जाए, और प्रयास ये भी आप कर सकते हैं कि आपका एक लिस्ट बना सकते हैं अलग से भी, कि आपका भाग 1 में ये, भाग 2 में ये अलग से बना लेंगे, अच्छा रहेगा शॉर्टकट में कहीं। उससे ये रहेगा कि गलती होने की संभावना कम रहेगी। देखिए अब ग्राम अपराध नोटबुक प्रत्येक थाने में रखा हुआ गोपनीय अभिलेख है। यानी कि ये नहीं कि आप जाकर देख सकते हैं कि क्या लिखा है दरोगा जी ने, कैसा अभिलेख है। ये कहाँ रहता है, प्रत्येक थाने में रहता है, किस पैरा में, 223। और हल्का में प्रत्येक ग्राम के अपराध, हल्का मने इलाके में, इलाके मने उस थाने के इलाके में, हल्का मतलब क्या हुआ, इलाका क्षेत्र। और हल्का में प्रत्येक ग्राम के अपराध और अपराधियों के विषय में सूचना रखता है। यानी कि किस गांव में कौन कौन से अपराध किए गए हैं, किए जाते हैं, और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं, इसका नाम किस में रहेगा, ग्राम अपराध नोट बुक में। ये कहाँ रखा जाएगा, थाने पर। अगला देखिए, पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी इसकी सुरक्षित अभिरक्षा और अंतर विषयों के लिए जिम्मेदार होगा। अब पन्ना उन्ना न फाड़ा जाए, जलाकर फेंक न दिया जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि ये रजिस्टर सुरक्षित रखा जाए, थानेदार, SHO, यानी कि थाने का भार साधक अधिकारी, या सामान्य भाषा में कहते हैं थाना प्रभारी। भाग 1, हाँ भाग आ जाइए, कितने भाग इसके होते हैं, 6। तो भाग 1, 2 और 3 में प्रविष्टियाँ पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पर्यवेक्षण माने देख रेख के अंतर्गत एक अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। भाग 4 में प्रविष्टियाँ थाना प्रभारी स्वयं करेंगे, और भाग 5 में प्रविष्टियाँ नीचे दिए गए आपका पैराग्राफ
228 यानी कि पैरा 228 के अंतर्गत होगा। तो किस भाग में प्रविष्टि स्वयं थाने का भार साधक अधिकारी ही करता है, अपने अधीनस्थों से नहीं करा सकता। तो कौन और कौन अधीनस्थों से कराता है? तो 1 2 3 कितने भाग होते हैं? 6। अब आगे 6 पैरा आएंगे और सभी भागों को बताया जाएगा। वहीं एक एक लाइन याद रखना है आपका। देखिए पैरा नंबर 224 चला जाए, ग्राम अपराध नोटबुक का पार्ट 1। तो पैरा 224 ये बताता है कि जो ग्राम अपराध नोटबुक का पार्ट 1 होगा उसमें क्या लिखा जाएगा। तो भाई आपका जनसंख्या की विशिष्टियां, गांव के दूर दूर कौन से गांव हैं, राजस्व बाजार के दिन मुख्य जातियां इस इलाके में कौन कौन है, जनजातियां कौन है, गांवों के मुखिया कौन है, मुख्य लैंडलॉर्ड या भूस्वामी कौन है, कौन गांव का चौकीदार कौन किस गांव का है, और कौन गांव का प्रधान व्यक्ति प्रधान है। ये मैंने गांव के बारे में ये सब बातें आपका ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में लिखी जाएंगी? वो 1 में। यानी कि जनसंख्या और इत्यादि लिख सकते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखा जाएगा? गांव की जनजातियां, जनसंख्या इत्यादि। पैरा आ जाइए 225, संज्ञेय अपराध की प्रविष्टियां की जाएंगी। पैरा नंबर 225 में 225 में यानी कि गांव में कौन कौन से संज्ञेय अपराध किए गए हैं या ज़्यादा होते हैं, इसका उल्लेख आपका किस भाग में किया जाएगा? ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 2 में। और किस पैरा में ये बात बताई गई है? तो 225। अब 226 आ जाइए, बस एक एक लाइन इधर जानना है आपका। पैरा नंबर 200 आपका 26 आ जाइए। 226 में क्या लिखा जाएगा? तो भाग 3 दोष सिद्धियां, यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसको अंडरलाइन करिए। ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 3 में यानी कि पैरा उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा 226 ये बताता है कि ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 3 में सजा याफ्ता व्यक्तियों का नाम रहेगा, या सजा यावी कहिए, या कन्विक्ट पर्सन कहिए, या दोष सिद्ध कहिए। यानी कि गांव के वह किस उस पुलिस थाने की एरिया के अंदर किस गांव का कौन सा व्यक्ति कम से कम एक बार सजा पाया हुआ है, सब सजा याफ्ता व्यक्तियों का नाम भी इसी रजिस्टर में होगा। लेकिन किस भाग में? भाग 3 में। देखिए बेर भाग 3 में ग्राम के समस्त निवासियों के विवरण अंकित किए जाएंगे, जो निम्नलिखित अपराधों में से किसी के लिए क्या ठहराए गए हैं, कन्विक्ट किए गए हैं। कन्विक्ट मतलब सजा दी गई है, दोष सिद्ध किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए भाग 3 में क्या रहता है। भाग 3 के बाद आ जाइए भाग 4। तो पैरा आगे बढ़ाते रहना है। कौन सा पैरा भाग 4 के लिए काम करेगा? तो पैरा 227 यानी कि पैरा नंबर 227 में बताया गया है कि ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 4 में क्या रहेगा? तो धार्मिक त्यौहार, गांव में विवाद, आपका कौन कौन से आपका संगठित अपराधियों का नाम रहेगा, गैंगों का नाम रहेगा, किस गांव में किस गैंग का आदमी रहता है। यानी कि कुल मिलाकर धार्मिक त्यौहार कब कब होते हैं, किस किस समय गांव में धार्मिक त्योहारों को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद आपका कौन कौन से किस गांव में अपराधी जनजातियां रहती हैं। तो कुछ जनजातियां ऐसी हैं
जिनका काम या पेशा ही है अपराध करना। यानी कि आज भी वे जनजातियां अपराध ही करती हैं ज़्यादातर, आज भी सुधार नहीं हुआ है। तमाम जगहों पर है भाई, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी था, चोरी डकैती लूट ठगी करती थी, और आज भी कुछ जनजातियां इसमें क्या हैं, लिप्त हैं। तो भाग 4 हो गया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, पैरा 2 to 8, भाग 5 में हिस्ट्री सीट होता है। हिस्ट्री सीट मतलब इतिवृत्त पत्रक, यानी कि बुरे चरित्र वाले लोगों का नाम लिखा जाता है, जो उस इलाके में क्या है, बैड करेक्टर वाले हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री सीट के बारे में किस पैरा में प्रावधान किया गया है। तो पैरा 228 अंडरलाइन करिए। दूसरा क्वेश्चन, हिस्ट्री सीटरों का उल्लेख ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में होता है। तो कौन सा भाग मार कर आएंगे, 5। ये बैड करेक्टर के लोग हैं, बुरे चरित्र के लोग हैं। हम फिर एक बार बता रहे हैं कि अब बुरे चरित्रों पर ही चलना है ज़्यादा, कि ये बुरे चरित्र के लोग हैं। आपका इसको 2 वर्गों में बांट दिया गया है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला वर्ग में जो भी व्यक्ति आ जाएगा, ये माना जाता है कि यह अपने रास्ते में क्या लाएगा, सुधार। और दूसरे वर्ग में जो आएगा, क्या वे आपका सुधार के योग्य हैं कि अयोग्य हैं। तो आपका अयोग्य है। अब एक एक करके देखिए। ये आभ्यासिक अपराधी होते हैं, फिर एक बार याद रखिए, जो हिस्ट्री सीट वाले होते हैं हैबिचुअल अफेंडर होते हैं, आभ्यासिक अपराधी होते हैं, आदतन अपराधी होते हैं, और गांवारू भाषा में ये 10 नंबरी होते हैं। तो जब भी हिस्ट्री सीट पढ़िएगा, चूँकि ये आदतन अपराधी हैं, तो आदतन अपराधी से गारंटी या प्रतिभूति मांगी जा सकती है। एक धारा सीआरपीसी भी कोरिलेट करिएगा, आगे आएगा पैरा में, अभी कोरिलेट ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो किस धारा के तहत आदतन अपराधियों से सदाचार के लिए, अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए सियोटी मांगी जाती है। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा रट्टा मारना है, 110 110। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं 10 नंबरी। तो देखिए आपका डिटेल में, अब चलिए इधर की बातें आपका वहीं 10 पैरा थोड़ा डिटेल में देखना है, अंदर से भी बातें पूछी जाती हैं। यही एक लास्ट चैप्टर है जो थोड़ा डिटेल में चलता है, इसके बाद तो आपका उड़ान ही भरनी है। इसके बाद क्वेश्चन आपका जो मॉडल रहेगा आपका कम बनेगा। एक क्वेश्चन भले अगले चैप्टरों से बन जाए, एक या दो, लेकिन 5 क्वेश्चन मान के चलिए, 6 क्वेश्चन अब तक जितना पढ़ाया गया लगभग 90% आज कवर हो जाएगा पुलिस सेट का। देखिए आपका भाग 5 आपका पैरा 228 हिस्ट्री सीट। भाग 5 में हिस्ट्री सीट आते हैं, ये निगरानी के अंतर्गत अपराधियों के पर्सनल रिकॉर्ड हैं, यानी कि सर्विलांस के अंतर्गत ये हिस्ट्री सीट वाले अपराधियों के व्यक्तिगत क्या होते हैं, अभिलेख। हिस्ट्री सीट उन व्यक्तियों के लिए खोलना चाहिए जो आदतन अपराधी हैं, हैबिचुअल अफेंडर हैं, जो बार बार क्या करते हैं, अपराध करते हैं। उनके लिए हिस्ट्री सीट खोला जा सकता है, या जो ऐसे अपराधियों के प्रेरक हैं। प्रेरक मतलब क्या हुआ, दुष्प्रेरक। भाई प्रेरक यहाँ मतलब क्या, इसका मतलब कि जो हैबिचुअल अपराधी को उकसा देते हैं, क्या करते हैं, उकसा देते हैं कि जाओ ये अपराध करो, फिर आया फिर कहे कि जाओ क्या करो। तो या तो जो हमेशा अपराध करते रहते हैं उनके लिए खोलिए हिस्ट्री सीट, या जो अपराधियों को, जो किसी अपराधी को हमेशा क्या करते हैं,
आपका दुष्प्रेरित कर देते हैं कि जा करिए अपराध क्या करो करो। अगला देखिए, अथवा जो आदतन अपराधी होने वाले हैं का मतलब कि पुलिस को ये लगता है कि ये भविष्य में हैबिचुअल अफेंडर हो सकता है, तो इन लोगों के लिए क्या खोल देना चाहिए, हिस्ट्री सीट खोलना चाहिए। हिस्ट्री सीट खोलना मतलब इन पर सर्विलांस यानी कि निगरानी कम की जानी चाहिए कि बढ़ा देनी चाहिए। अब कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मिला, किस होटल में गया, आपका इत्यादि चीज़ों पर पुलिस क्या रखेगी, नज़र रखेगी। अगला देखिए, या ऐसे अपराधियों के प्रेरक होने वाले हैं, तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि इनके लिए हिस्ट्री शीट क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए। इसी पैरा में है कि हिस्ट्री शीट या बुरे चरित्रों का जो लिस्ट रहेगा उसको कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। यानी कि एक खूब पूछा जाता है कि हिस्ट्री शीट आपका कितने, हिस्ट्री शीट का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताइए, ये कितने वर्गों में बांटा इनको गया है, दो वर्गों में, पहला वर्ग ए या क और दूसरा वर्ग ख। अब दिमाग अस्थिर करके जानना है कि वर्ग ए में कौन आएगा, वर्ग बी में, ये थोड़ा स्थिर करके याद करना है। देखिए, वर्ग क के हिस्ट्री सीट के अंतर्गत डकैत आते हैं। तो डकैती बता दीजिए, थोड़ा आईपीसी के भी तो कुछ आपका कवर करते रहिए। 390 की 391, 391 डकैती में कम से कम कितने व्यक्ति, 5 सामूहिक रूप से क्या करते हो, लूट। तो डकैती में कौन सा एक अपराध शामिल है, लूट। डकैती और लूट में किसका अंतर है, संख्या का। 4 लोग वहीं कार्य करें तो लूट, और जैसे ही एक बढ़ जाए तो क्या हो जाएगी, डकैती। लूट में कौन दो शामिल होते हैं अपराध, चोरी और उद्यापन। अगला देखिए, तो पहला आ गया वर्ग ए में, याद रखिएगा कौन कौन आ रहा है। वर्ग ए में कौन आ गया, डकैती करने वाले। वर्ग बी में कौन आ गया, सेंध लगाने वाले। सेंध लगाने वाले मतलब गृह भेदक। गृह भेदक मतलब हाउस ब्रेक करने वाले। हाउस ब्रेक करने वाले मैंने सेंधमारी करने वाले, जो रात वत में या दिन में कोई न रहे तो घर में आपका होल खोद के और क्या कर जाते हैं, प्रवेश। तो पहला बताइए, हाउस ब्रेक को यानी कि गृह भेदन को, अब शब्दों को जोड़ते रहे आईपीसी से 2-4 धारा, कहाँ परिभाषित किया गया है, 446। यानी कि गृह भेदन को कहाँ परिभाषित, सही है ना, हाँ 45 है। 445 में एक बार देखिए तो, एक सेकंड भाई देख लिया जाए, एक बार देखिए तेजी से, है ना। 445 में आपका हाउस ब्रेक करने वाले हैं। आपका यहाँ जो पूछा जाता है कि हाउस ब्रेक कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आपका 6 प्रकार में से किसी एक से, कहीं लिख लीजिएगा, हाउस ब्रेक कितने प्रकार से, सेंधमारी कितने प्रकार से, 6, 6 में से कोई एक। आइए, सेंध मारने वाले पशु चोर, यानी कि गाय बैल भैंस की क्या इत्यादि की क्या करते हैं, चोरी। तो पशु चोर भी किस में आएंगे, वर्ग ए में। और रेलवे मालगाड़ी डिब्बा चोर तथा उनके प्रेरक, यानी कि जो रेलवे मालगाड़ी जा रही है रेलवे की, उसके डिब्बे से सामान चुराते हैं, या तो बीच में चैन पोलिंग करके, या रेलवे स्टेशन के यार्ड में रात में चले जाते हैं और रेलवे का जो मालगाड़ी का डिब्बा है उससे क्या चुराते हैं, सामान। अब फिर एक बार याद रखिए, मैं दोहरा रहा हूँ, वर्ग ए में कौन कौन से आदतन अपराधी आते हैं, तो डकैत आते हैं। आदतन तो ये है ही, कौन आएंगे, जो आदतन डकैती करते हैं, जो आदतन क्या करते हैं,
सेंधमारी करते हैं, जो आदतन क्या करते हैं पशुओं की चोरी, या जो आदतन मालगाड़ी माने रेलगाड़ी से यानी कि मालगाड़ी के डिब्बे से क्या चुराते हैं सामान, और इनके प्रेरक माने जो इनको क्या करता है दुष्प्रेरित किया। अब आइए वर्ग ए में, आपका जो ये वर्ग ए में जो 4 अपराधियों की लिस्ट आपने देखी, फिर एक बार याद रखिए। अब अगला पॉइंट आपका मिलेगा भी, ये माना जाता है कि एक जो डकैत है या जो सेंध मार करने वाला है, जो पशुओं का चोरी करता है, मालगाड़ी से सामान चुराता है, ये कानून आशा करता है कि ये भविष्य में सुधर सकते हैं, ये सुधार के योग्य हैं। तो आपका ये सुधार के योग्य माने गए हैं। और जो इसके अलावा इन चारों के अलावा जितने भी आदतन अपराधी या माने हैबिचुअल अफेंडर होंगे, वह किस वर्ग में रखे जाएंगे? बी में। फिर एक बार याद रखिए, वर्ग ए में 4 और 4 के अलावा जितने होंगे आदतन अपराधी, वह किस क्लास में रखे जाएंगे, किस वर्ग में? बी में। तो बी के अपराधियों के बारे में क्या आपका है कि इनमें ये कुत्ते की दुम होते हैं, यानी कि ये सुधार के योग्य माने गए हैं कि नहीं? नहीं। तो अगर आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री शीट का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, क्वेश्चन बना है, तो आधार आपका है कि कुछ अपराधी सुधार के योग्य हैं और कुछ अपराधी सुधार के क्या हैं? अयोग्य। जो सुधर सकते हैं उनका हैबिचुअल हैं दोनों, जो सुधर सकते हैं उनको वर्ग क में, और जो नहीं सुधर सकते उनको किस वर्ग में? बी में। जैसे कि ऑनलाइन क्लास चलता है तो कुछ लोग हैं आपका मने भाई मैसेज न खेलिए कहने पर सुधर जाते हैं, और जो सुधार के योग्य नहीं है तो उनको अंत में क्या करना पड़ता है? रिमूव ही करना पड़ता है। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सलाह दी जाती है, ये मैसेज भाई हेलो हाय इत्यादि न भेजिए। ये आपका ये सार्वजनिक मंच नहीं है कि कुछ भी लिखते रहिए। वैसे भी नोटिफिकेशन आज से पूरी तरह ऑफ किया गया है, यानी कि आपका लाइव करते हुए नोटिफिकेशन अब रोज ऑफ होगा। न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, न ऑप्शन रहेगा न आप चैटिंग करेंगे। तो आपका ज़्यादा अगर चैटिंग करेंगे फिर भी देखा जाए 2-4 दिन, और नहीं मानेंगे तो ऑप्शन तो 1 सेकंड में रिमूव करने का है ही आपका अभी। तो भाई फालतू के मैसेज न करिए, कहने का मतलब हाँ पढ़ाई लिखाई से भेजिए, लेकिन उसी में 2-4 ऐसे भी होते हैं जो सुधार के योग्य। चलिए किस वर्ग में रखे जाएंगे? वर्ग बी। निगरानी कब तक करनी पड़ेगी, एक बार की हमेशा? हाँ बस याद रखिए, अभी अगला पॉइंट यही आएगा, निगरानी। तो देखिए आपका भाई वर्ग ख देखिए, अभी तमाम बातें हैं, अभी तो भाई भूमिका ही बंध रही हैं। वर्ग ख हिस्ट्री सीट के अंतर्गत ऐसे परिपुष्ट तथा व्यावसायिक अपराधी आते हैं, मैंने एकदम हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, जल्दी पकड़ में नहीं आते। परिपुष्ट हैं माने सर्वगुण क्या है? संपन्न है। चलिए अब और आगे न कहेगा कि कौन संपन्न है कौन। भाई व्यावसायिक अपराधी हैं जो डकैती, सेंध, पशु चोरी तथा रेलवे मालगाड़ी डिब्बों से चोरी करने वालों के अतिरिक्त हैं। तो अभी तो हमने बताया कि क्लास बी में कौन आएंगे, जो इन 4 से क्या हो गए बाहर, लेकिन हैबिचुअल हैं, बड़ी आपका परिपुष्ट भी हैं, और प्रोफेशनल तरीके से अपना कार्य क्या देते हैं अंजाम। इनको कहाँ रखा गया है? वर्ग भी। ये सुधार के अयोग्य हैं। देखिए आगे, उदाहरणार्थ व्यवसायिक ठग, यानी कि 10 लोग आपका बना लिए आपका माने ग्रुप, और लोगों को ठगने का काम क्या किए? शुरू कर दिए। इसके बाद आपका विष देने वाले, पशुओं को विष देने वाले,
रेलवे यात्री चोर, साइकिल चोर हैं, दक्ष पॉकेटमार हैं। आपका बस ट्रेन में जाएंगे तो हाथ साफ किए रहते हैं, पर्स निकाल लेंगे, मोबाइल, अब भनक भी आपको नहीं लगेगी। और हमेशा यही काम करते हैं, कोकीन की तस्करी हमेशा करते हैं, अफीम की जल्दी पकड़ में नहीं आते। बड़े प्रोफेशनल तरीके से किराए के जो बदमाश हैं, किराए के गुंडे हैं, जो आदतन अवैध शराब बनाते हैं और उनके प्रेरक हैं, तार और बिजली और टेलीफोन का क्या कर देते हैं, काट देते हैं, टावर को ध्वस्त कर देते हैं इत्यादि। ये आपका किस वर्ग में आएंगे? बी में। तो अब देखिए, दोनों वर्गों के हिस्ट्री शीट एक समान फार्म में रखे जाएंगे, यानी कि प्रोफार्मा में कोई अंतर नहीं है, चाहे वह वर्ग ए में व्यक्ति आता हो माने या वर्ग बी में। किंतु वह जो ख वर्ग का होगा उसके प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर लाल रूल से के चिन्ह से अंतर किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग ख में जो आ जाए उसके पृष्ठ पर ऊपर रूल से, लाल रूल से चिन्ह बना दिया जाएगा। तो वर्ग ख में कौन आते हैं? जो आपका प्रोफेशनल और आदतन तो है ही, और जिसमें सुधार की भविष्य में कोई आशा है कि नहीं? नहीं है। अगला देखिए, तो किस पर लाल रूल से चिन्ह बना दिया जाएगा? वर्ग ए वालों पर कि बी वालों पर? बी वालों पर। अगला देखिए, शब्द सा देखना है भाई। ख वर्ग की कोई हिस्ट्री शीट वर्ग क की हिस्ट्री शीट में बदली नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो व्यक्ति वर्ग, यही क्वेश्चन आपका बनता है, थोड़ा अंडरलाइन रखना करना है और थोड़ा आपका घुमावदार शब्दों को लिखा गया है, तो एक एक शब्दों को समझा जाए। जो ख वर्ग की कोई हिस्ट्री शीट वर्ग क की हिस्ट्री शीट में बदली नहीं जा सकती, इसका मतलब कि जो आदतन अपराधी हैं वर्ग ख में हैं, उनका नाम वहां से निकालकर क्या वर्ग ए में रखा जा सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि इनमें सुधार हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। अगला देखिए, यद्यपि ख वर्ग के हिस्ट्री शीट के विषय डकैती, सेंधमारी, पश चोरी, रेलवे मालगाड़ी डिब्बों से चोरी करने के व्यसनी पाए जाएं, वर्ग क वर्ग तथा ख वर्ग दोनों के लिए निगरानी पैराग्राफ 238 के अंतर्गत उसके लिए लागू होगी। वर्ग क की हिस्ट्री शीट की दशा में मनुष्य के विविध अपराध का अपराधी होने के कारण उसकी हिस्ट्री शीट वर्ग ख की हिस्ट्री शीट में अधीक्षक की स्वीकृति से परिवर्तित की जा सकेगी। यहाँ आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। अब पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है कि किसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो फिर एक बार पकड़िए पॉइंट को। जो व्यक्ति वर्ग ए में आते हैं, क्या उनको हिस्ट्री शीट के वर्ग बी में यानी कि ख में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है, लेकिन किसकी स्वीकृति से? वही क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखा गया है? डीएम की, राज्य सरकार की, एसपी की, थाने का भार साधक अधिकारी। लिखा है ना बैरक में? कौन लिखा है भाई? फिर एक बार हम बता रहे हैं, सही बता रहे हैं लोग, फिर हम एक बार बता रहे हैं इसको। जो व्यक्ति वर्ग ए में आते हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है वर्ग बी में, लेकिन किसकी स्वीकृति से, किसके आदेश से? तो आपका पुलिस अधीक्षक। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। और वर्ग बी में जो आते हैं, क्या उनको
वर्ग ए में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। अब यही देगा कि किस इतना उलझा देगा क्वेश्चन कि आप भी उलझ जाएंगे। लेकिन उलझने से अच्छा ये है, और बेयर एक्ट की भाषा जो टिपिकल है थोड़ा, उससे अच्छा ये है कि आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। चार उलझाए तो उलझिए ना। पहला कंसेप्ट ये है कि जो व्यक्ति वर्ग ए में आते हैं उनको वर्ग बी में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, किसकी अनुमति या सहमत से, तो डीएम और राज्य सरकार न मार दीजिएगा, किसकी, पुलिस अधीक्षक। तीसरा, वर्ग ख में आने वाले अपराधतन अपराधियों को क्या वर्ग ए में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता। लेकिन निगरानी दोनों पर होगी, चाहे वह वर्ग ए में आए या वर्ग बी में। चूंकि वर्ग ए वाले सुधार के योग्य हैं तो निगरानी का समय कम होगा, और वर्ग बी वाले चूंकि सुधार के क्या हैं, अयोग्य हैं, तो इनकी निगरानी अधिकतम जीवन भर हो सकती है। कितना, जब तक जिंदा है। इस पर एक केस भी आता है, वह केस देखा जाए। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस महत्वपूर्ण है। आपका फिर एक बार याद रखिए, ये केस संविधान में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, आपका अनुच्छेद 21 में। देखिए इसमें हुआ क्या था, निगरानी पर ही है। एक खड़क सिंह डाकू था और 10-15 साल पहले अब डकैती छोड़ दिया था, लेकिन हिट सीटर था और आपका हैबिचुअल अपराधी था। आपका ये वर्ग आपका बी में आता था, बी में रखा गया था। अब पुलिस क्या करती थी कि कभी 2 बजे रात में उसके दरवाजे को खटखटाती थी, 1 बजे खटखटाती थी, और ये चेक करने के लिए कि कहीं फिर से तो डकैती करने नहीं गया, यानी कि सर्विस लांस करती थी, निगरानी करती थी, जाकर क्या सोया है कि घर से फरार है, माने भागा है। तो खड़क सिंह पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, कहा कि हमारे निद्रा में ये खलल डाल रहे हैं। ये कौन निगरानी का तरीका है कि सोते हुए व्यक्ति को रात में रोज जगाया जाए और देखा जाए कि घर पर है कि बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगरानी करना है तो आप बाहर रहिए घर के, चाहे पूरा पुलिस फोर्स लगाइए या 2 ही पुलिस, ये घर के बाहर जाए तब पीछा करिए, इत्यादि करिए कहाँ जा रहा है। अब घर में जाकर थोड़े आप देखेंगे कि सो रहा है कि जाग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि एक डकैत को भी राइट टू प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट है। किस अनुच्छेद में, 21 में। भाई है इसमें। अब एक क्वेश्चन इंटरव्यू और संविधान से एक क्वेश्चन को रिलेट यहाँ करना है। उत्तराखंड पिछली बार जे में भी आया। एकांतता पर कौन सा वाद है, गोविंद का, गोविंद का भी है, आपका खड़क सिंह का भी है, हॉस्पिटल एक्स बनाम जेड का भी है, फिर आपका मधुकर नारायण का भी है। तमाम केस आए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये रिटायर जस्टिस पुट्टू स्वामी का केस आया, जिसमें कि 9 जजों ने सर्वसम्मत से फैसला दिया, तो क्वेश्चन ये बना है कि रिटायर जस्टिस पुट्टू स्वामी के पहले भी तो केस आए तमाम, उसमें भी राइट टू प्राइवेसी कही गई, और इसमें भी, तो अंतर क्या रहा। तो अंतर ये है कि उन मुकदमों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, एकांतता का अधिकार बताया गया, और रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी वाले केस में सबको एक साथ क्या कर दिया गया, एक जगह कंसोलिडेट, यानी कि एकत्र कर दिया गया, सबके लिए बता दिया गया, यानी ये नहीं कि अलग अलग नहीं। तो आपका ये भी याद रखना है। अगला देखिए आपका, हाँ हाँ वो भी आता है, इनरी रामलीला मैदान, तमाम केस है। अब भाई सभी केस बताना संभव नहीं है, फिर एक बार हम पूछें तो बता दें।
गोविंद का केस आया। आपका मधुकर नारायण, वेश्या को भी एकांतता का अधिकार है। खड़क सिंह, डकैत को भी एकांतता का अधिकार है। फिर आपका एकांतता आपकी छीनी जा सकती है स्वास्थ्य के आधार पर। हॉस्पिटल एक्स बनाम जेड का आया, तमाम केस आए, इसमें कोई शक नहीं है। अब उतना भाई संविधान तो चल नहीं रहा है कि पूरा डिटेल में बताया जाए, वैसे इतना ही पर्याप्त है कंपटीशन के लिए। और इसी में से केस आप जाकर देखिए बन ही गया है। अगला देखा जाए पैरा नंबर 229, देखिए क्योंकि 6 भाग था। ग्राम अपराध नोटबुक में कितने भाग थे? 6। पांचवें में क्या था? हिस्ट्री शीट। तो अब छठवां भाग में देखिए, लास्ट भाग आपका 229 भाग 6 हिस्ट्री शीट का वर्गीकरण से संबंधित नियम बताता है। यानी कि हिस्ट्री शीट के बारे में भाग 5 में और हिस्ट्री शीट का वर्गीकरण से संबंधित नियम कहाँ दिए गए हैं? तो भाग 6 में। पैरा याद रखिएगा, किस पैरा में? 229। लगातार मैं बता रहा हूँ कि जो इसमें वर्ग ए और वर्ग बी में बंटवारे का आधार क्या है? तो वहीं तो 4 बार बताया गया। वहीं पैरा किसमें हम बताएंगे पुनः? 229। क्या आधार है? कि वर्ग ए में आने वाले सुधार के योग्य हैं, अपना रास्ता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, आशा की जाती है। और कौन अपना रास्ता अब नहीं बदल सकता? वर्ग भी। तो ये कहाँ बताया गया है? तो आपका किस पैरा में? 229। देखिए अब हिस्ट्री शीट का वर्ग क और वर्ग ख में वर्गीकरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक डकैत, यानी कि वर्ग ए वाला बताया जा रहा है, एक डकैत, सेंध मारने वाला, बस चोर तथा रेलवे मालगाड़ी के डिब्बे से चोरी करने वाले से सदैव आशा की जाती है कि वे अपने रास्ते में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। यानी कि आपका सुधार के बबुआ योग्य हैं कि अयोग्य हैं? अयोग्य हैं कि अयोग्य हैं? जैसे कि घरेलू मामलों में भी अगर मान लीजिए कि पिता बउआ को, बउआ मतलब है बिहार में बउआ बोला जाता है बबुआ को, अब अन्यथा न ले लीजिएगा राजनीति में। यानी कि अगर लड़के को कहता है कि तुम अभी भी वक्त है, सुधर जाओ सुधर जाओ, और आशा करता है कि लड़का सुधर जाएगा और नहीं सुधरता, तब संपत्ति से क्या कर देता है? लड़के को वंचित। कई लोग किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। समाज में तमाम लोग किए हैं कि ये हमारा ही पुत्र है, निकम्मा हो गया है, शराबी हो गया है, अफीमची हो गया है, अतः ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी से क्या करता हूँ? बेदखल। तो कौन ऐसे? वर्ग ए हो गया। देखिए आगे आपका, वे अपने रास्ते में सुधार करेंगे। एक दक्ष विविध अपराधी सामान्य नियम के अंतर्गत सुधार के अयोग्य हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ग बी में परिपुष्ट और प्रोफेशनल हैबिचुअल अपराधी, आदतन अपराधी रखे गए हैं, वह सुधार के अयोग्य हैं कि योग्य हैं? अयोग्य हैं। इस आधार पर वर्ग का क्या किया गया है? बंटवारा। अगला देखिए, और इसलिए वर्गीकरण पूर्णतया अपराध की किस्म पर है जिसके लिए संदिग्ध अपराधी का व्यसन है, और वह केवल इस प्रकार से विनियमित हो सकता है। यानी कि किस प्रकार से रेगुलेट हो सकता है? छोड़ देना है। अब 230 पैरा आ जाइए। तो 229 में क्यों वर्गीकरण का आधार क्या है? ये जरूर पढ़कर जाइए, ये भी पूरा चांस रहता है कि ए बी में क्यों बांटा गया। 230 देखिए, हिस्ट्री शीट को तारांकित करना। तारांकित मने स्टार लगा देना। जैसे पुलिस वालों को स्टार मिलता है, वैसे ही ये जो वर्ग मने हिस्ट्री शीटर हैं, इनके नाम के आगे क्या बना दिया जाता है? तारा। तो अगर तारा बन गया तो उसका मतलब क्या हुआ?
तारा कौन बनाता है, स्टार कौन लगाता है। देखिए आपका पैरा 230, यदि क वर्ग हिस्ट्री शीट का विषय इतना खतरनाक और दुर्दांत विचार किया गया है कि वह अपने वर्ग के व्यक्तियों की सामान्य निगरानी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित निगरानी की अपेक्षा रखता है, तो वह अधीक्षक के आदेश द्वारा माने एसपी के आदेश द्वारा तारांकित किया जा सकता है। तो फिर एक बार देखिए वर्ग क पर अभी पहले आइए, बहुत अंदर जा जा के क्वेश्चन बनता है भाई। आपका अच्छे से भले थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए स्लो किया हूँ थोड़ा, ताकि यहाँ से गलतियाँ होने की पूरी संभावना रहती हैं। और इन गलतियों को क्या करिए, दूर करिए, क्योंकि ये मान कर चलिए कि भाई तमाम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली से दौलताबाद, और उसमें एक कदम आगे बढ़ने के लिए ये भी सही बात है कि अब लोगों का इस बार प्री निकलना ही मुश्किल हो जाएगा अगर आपका गहराई तक ज्ञान न हो। और हमारा प्रयास ये है कि आपका गहराई तक ज्ञान लीजिए, ताकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं आपका वहीं लोग गलत करके आएंगे, और वहीं एक दो क्वेश्चन का ही असर पड़ता है। आप दो तीन क्वेश्चन ऐसा जानते रहिए जो अन्य लोग न जानते हो। और बिहार आयोग ने बता दिया कि प्री निकलना ही अब क्या है, मुश्किल। भाई बिहार एपीओ ने बता दिया, मैं फिर एक बार उदाहरण दे दें। भाई आपका पुराने लोग 6-7 लोग थे, उनको थोड़ा घमंड आ गया कि अब सर के पास क्या जाना है, सर तो हम ही से पूछ कर पढ़ाते हैं। यानी कि पूछ लिया जाए कि धारा कौन सी है, नहीं याद रहे तो जाकर थोड़ा 2-4 जगह मार्केट में, तो भाई हमारे भी माने शिष्य हैं बहुत तेज तर्रार, तुरंत सूचना देते हैं कुछ भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, और ट्रेन में क्या बात हुई, बस में, ये तो पता लग ही जाता है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता। तो इसके बाद से आपका वो लोग नहीं आए जब प्री का स्पेशल बैच चल रहा था, और नए लड़के सभी लगातार आए, इसमें शक नहीं है। तो जो लोग नहीं आए 5-6 लोग, वहीं 1.5 नंबर 1 नंबर से रुक गया, आधा नंबर से अब जाकर हाई कोर्ट में याचिका किए हैं। तो जो बिहार में याचिका हुई है 15 लोग यहीं के हैं जो आधा नंबर, तो 0.1 से रुक गए, तो 1 नंबर से। इसीलिए बार बार कहा जाता है भले आप साल भर न पढ़िए, लेकिन जब यहाँ स्पेशल बैच चले तो चाहे ऑनलाइन ही पढ़िए या ऑफलाइन, उस बैच को जरूर पढ़िए, क्योंकि उस समय दिमाग अस्थिर रहता है और कई नई नई बातें बताई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि कई नई नई बातें इस समय क्या हो रही हैं। इतना अच्छा रेगुलर बैच में भी नहीं चला था पुलिस एक्ट, एक बार शाम को चला है, वीडियो पूरा उपलब्ध है, लेकिन इतना अच्छा जितना चल रहा, मैं खुद बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा तो शाम वाले पीरियड में भी नहीं चला है, और इतना डिटेल में नहीं चला जितना क्रैश कोर्स में चल गया। 2-3 दिन में समाप्ति हो जाएगा, ये भी है जल्दी से। तो फिर एक बार देखिए, अब हिस्ट्री शीट का वर्ग ए को पकड़िए। वर्ग ए का अपराधी सुधार के योग्य हैं, लेकिन अगर आपकी एसपी साहब की राय है ये बहुत दुर्दांत हैं, बहुत खतरनाक हैं, और तो ऐसी दशा में एसपी साहब चाहें तो आदेश दे सकते हैं कि इसके नाम के आगे क्या लगाया जाए, स्टार। अब स्टार का मतलब क्या हुआ बताया जाएगा, पहले स्टार लगवाइए तब तो किसके आदेश से वर्ग ए के अपराधियों को तारांकित किया जा सकता है? आदेश किसका? डीएम की, एसपी की, राज्य सरकार? एसपी, याद रखिएगा। अब अगला आइए, फिर एक बार देखिए, बहुत अच्छा अंदर से जाकर क्वेश्चन बनता है। यदि क वर्ग हिस्ट्री शीट का विषय माने व्यक्ति, विषय मतलब यहाँ क्या हुआ, व्यक्ति, इतना खतरनाक और दुर्दांत विचार किया गया है कि वह अपने वर्ग के व्यक्तियों की सामान्य निगरानी की अपेक्षा
अधिक सुरक्षित निगरानी की अपेक्षा रखता है तो वह पुलिस अधीक्षक के आदेश द्वारा तारांकित किया जा सकता है। यहाँ पुनः यह तथ्य कि एक हिस्ट्री शीट व्यक्ति जो तारांकित किया गया है अनिवार्यतः केवल यह सूचित करता है कि वह अधिक काल तक लगातार निगरानी के अंतर्गत रखा जाना है। तो स्टार आपका किस वर्ग के लोगों व अपराधियों पर लगाया जाएगा? एक है कौन आदेश, किसके आदेश से? एसपी के। स्टार लगने का मतलब क्या हुआ? तो क्या वह वर्ग ख में कन्वर्ट हो गया कि इत्यादि? तो स्टार लगने का मतलब बताया गया है कि जब स्टार लग गया यानी कि वर्ग ए में जितने अपराधी हैं उनसे ज़्यादा समय तक के लिए ऐसे व्यक्ति की क्या किया जाए? सर्विलांस यानी कि निगरानी। तो स्टार जिन पर लग गया उनकी निगरानी का काल घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। आगे देखिए, देखिए आपका भाई अगला देखिए, यह अनिवार्यतः न सूचित करेगा कि उसकी निगरानी जब तक कि वह बनी रहती है अधिक तीव्र रहती है। उद्देश्य यह है कि उस अपराधी पर चाहे वह तारांकित हो या अतारांकित जिसका अल्पकालिक रूप से क्रियाशील होने का विश्वास किया जाता है अत्यधिक तीव्र निगरानी करने का ध्यान केंद्रित किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर स्टार लग गया मतलब कि निगरानी थोड़ा तेज किया जाए और समय ज़्यादा समय के लिए कि कम समय के लिए? ज़्यादा समय के लिए। अगला देखिए 231 पैरा भी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री शीटर की निगरानी की समय सीमा अवधि। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। यहाँ से एक एक पैरा महत्वपूर्ण है इधर के अभी। आखिर अब आइए वर्ग ए, वर्ग बी। वर्ग ए के अपराधियों पर क्या लग सकता है? स्टार। स्टार मतलब कि ज़्यादा समय तक निगरानी की, कम समय तक ज़्यादा। अब कितने दिनों तक? सतर्क रहिएगा, यहाँ से भले अलग से लिख लीजिए, हम बता रहे हैं। तो किस वर्ग के हैबिचुअल अपराधियों की निगरानी कितने समय के लिए की जाएगी? तो बस पहला पॉइंट ये याद रखिए कि अगर वर्ग ए में आता है तो अधिकतम 2 साल के लिए और वर्ग बी में आता है तो कम से कम 2 साल। पहला पॉइंट याद रखना है। यदि अगर क्लास 1 ए में आता है तो अधिकतम कितने साल के लिए? आपका 2 साल के लिए। और अगर वर्ग बी में आता है तो कम से कम कितने वर्ष के लिए? 2। कम से कम 2, अधिकतम का समय नहीं है, जीवन भर हो सकता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं उल्टा नियम, इसीलिए गलती होगी। अगर वर्ग ए में आता है वह अपराधी तो अधिकतम कितने समय तक के लिए सर्विलांस किया जाएगा? 2 साल। और वर्ग बी में आ जाता है तो कम से कम कितना साल? 2 साल। और अधिकतम जीवन भर। भाई अधिकतम कब तक? क्योंकि ये सुधार के अयोग्य हैं कि योग्य हैं? अयोग्य हैं। तभी तो खड़क सिंह 15 साल 20 साल से डकैती छोड़ा था और वर्ग बी में था। तो भाई आपका वर्ग बी में रखा होगा तभी तो 15 साल बाद पुलिस जाकर घर पर खोज रही होगी कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो अब बेरेक की भाषा देखिए। वर्ग क के हिस्ट्री शीट के विषय जब तक वे तारांकित नहीं हैं 2 लगातार वर्षों तक निगरानी के अंतर्गत रहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, 2 भागों में बांटिए कि अगर वर्ग ए में अपराधी आता है और उस पर एसपी के आदेश से स्टार उसके नाम के आगे नहीं लगा है तो अधिकतम कितने दिनों तक वह निगरानी के अंतर्गत रखेगा? 2 साल। लेकिन स्टार लग गया
तब भाई नियम चेंज होगा। अभी स्टार जिस पर न लगा हो उसके लिए। अगला देखिए, हाँ, निगरानी के अंतर्गत रहेंगे जिसका कोई भाग उन्होंने जेल में न बिताया हो, यानी कि जेल वाला जो जेल में रहा जितने दिन, वह आपका जोड़ा नहीं जाएगा। 2 साल में जोड़ा नहीं जाएगा भाई, कब तक, कब कौन सा समय नहीं जोड़ा जाएगा, जितने समय वह कहाँ रहा, जेल में। अगला देखिए, जब वर्ग क के हिस्ट्री शीट के व्यक्ति जिसका नाम तारांकित नहीं किया गया है, संज्ञेय अपराध के लिए कभी दोष सिद्ध नहीं किए गए हैं और जेल में नहीं रहे हैं, अथवा किसी अपराध के संदिग्ध नहीं रहे हैं, अथवा जिन्होंने 2 लगातार वर्षों तक संदिग्ध परिस्थितियों में स्वयं को अनुपस्थित किया है, उसकी निगरानी भंग कर दी जाएगी जब तक न पुलिस थाने के निरीक्षण पुस्तक में अभिलिखित विशेष कारणों से अधीक्षक यह निश्चय न करे कि इसे जारी रखा जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, सोमवार को भाई क्लास चलेगा। अब धीरे धीरे आवाज भी आपका गला बैठता जा रहा है।